अस्सलाम वालेकुम। ये अपने देखने वालों के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन है पेपर की। ये उर्दू का फ़र्स्ट ईयर का पेपर है एक बच्चे का, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको अच्छी प्रेजेंटेशन सिखाई जाए। आपने उर्दू का पेपर हल करना है तो आपको पता चले कि आपने उर्दू का पेपर किस तरह हल करना है। सबसे पहले आप इसमें सिर्फ़ एक तरफ हाशिया लगाएंगे, दोनों तरफ हाशिया लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें, ये उर्दू का पेपर है, इसके सिर्फ़ एक तरफ हाशिया लगाया गया है, दूसरी तरफ नहीं लगाया गया। और आपने सबसे पहले नज़्म का खुलासा लिखा है, तो नज़्म का उन्वान और शायर का नाम लिखने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो आप लिख सकते हैं, ज़रा प्रेजेंटेशन में इजाफ़ा हो जाता है। आप डायरेक्ट खुलासा लिखते हैं और मार्कर का इस्तेमाल देखें। जो ख़ास लफ्ज़ हैं वो बच्चे ने ज़रा ख़ास करके मार्कर से लिखे हुए हैं ताकि चेकर को आसानी हो। और सबसे बढ़ के प्रेजेंटेशन में राइटिंग, सफाई, लिखने का अंदाज़, मार्कर का इस्तेमाल ज़रा आप देख सकते हैं किस तरह खूबसूरत है। फिर उसके बाद अगला है एप्लीकेशन। दरख्वास्त का जो इसमें ख़ास तौर पे मार्कर का इस्तेमाल है वो देखें। बहुत सारी इसमें गलतियां हो सकती हैं, लिखे हुए में जुमलों में भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ मेयारात में फ़र्क आ सकता है, लेकिन मकसद मेयारात देखना नहीं है या चेक करना नहीं है, बल्कि महज आपके सामने एक अच्छी प्रेजेंटेशन रखना है। मार्कर का इस्तेमाल देखें कैसा है। और ख़ास लफ्ज़ जो है उसने इधर भी मार्कर के साथ लिखे हुए हैं। सारा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ऊपर बच्चे अक्सर सवाल लिखते हुए अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और पेपर की सफाई भी ख़त्म हो जाती है। सिर्फ़ लफ्ज़ दरख्वास्त लिखा है और नीचे उसने अब दरख्वास्त लिखना शुरू कर दी है। और फिर आगे इसी तरह दूसरा पेज है। दरख्वास्त की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 1.5 सफ़ा होनी चाहिए आपकी। तो डिपेंड करता है आपके उन्वान पे। अगर उन्वान ऐसा है जिसमें तफसील ज़्यादा देनी हो तो आपके 2 पेजेस तक चली जाती है, लेकिन उन्वान अगर तफसील कम हो तो फिर वो 1.5 सफ़े पर ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह आखिर पे देखें, उम्मीद वासिक है आप फिदवी की इस इस्तादा को शर्फ़ कबूलियत से नवाजेंगे। खुदा आपका इकबाल बुलंद रखे। दरख्वास्त गुज़ार हमज़ा छोटी ये बड़ी ये के साथ उसने तारीख़ लिखी। तारीख़ असल में दरख्वास्त गुज़ार वाली लाइन में भी लिखी जाती होती है, लेकिन इधर भी लिखी जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन बेहतर यह है कि आप ऊपर वाली लाइन में आम तौर पे कहा जाता है कि लिखें। ये एप्लीकेशन लिखने की एक अच्छी प्रेजेंटेशन है। देखें ज़रा इसको और इसके मुताबिक लिखने की बच्चे जो हैं प्रैक्टिस करें। ये उर्दू का फुल लेंथ पेपर है सारे का सारा। आगे सवाल है जी सबक का खुलासा। और सबक के ख़ुलासे में सारा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ़ सबक का ख़ुलासा लिखना है और सबक शुरू कर देना है। उसकी वजह यह है कि आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास मार्कर का ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो सफाई ख़त्म हो जाएगी। सबक का उन्वान इसलिए लिखना ज़रूरी होता है कि 2 पेपर में दिए गए होते हैं ख़ुलासे, चेकर को पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका ख़ुलासा लिखा जा रहा है। मुसन्निफ़ का नाम, उसका एक नंबर है और ख़ुलासा सबक। और ख़ुलासा लिखना शुरू किया। आम तौर पे एक बहस होती है कि ख़ुलासे में हवाले देने, ख़ुलासे में पैराग्राफ बनाने चाहिए या नहीं। मेरी राय ये है कि ख़ुलासे में पैराग्राफ नहीं बनाए जाते, लेकिन अगर ज़रूरी है 1 या 2 बनाए भी जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कोई नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन 1 या 2 बना भी लिए जाएँ तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। खुलासा उन्होंने मुकम्मल किया है और आखिर पे कपास का फूल यानी उसका माखज़ भी लिखा है। इसका कोई नंबर तो नहीं होता, लेकिन ये लिख दिया जाए बेहतर है, चूँकि आपने एमसीक्यूज़ के लिए इसको याद तो किया हुआ होता है। आगे अगला सवाल है जी मुकालमा। फ़र्स्ट ईयर में मुकालमा लिखने की ज़रूरत नहीं, सारा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बस ऊपर मुकालमा लिखा है, नीचे ब्रैकेट में लिख दिया 2 दोस्तों के दरमियान इंटरनेट के फ़वाइद व नुकसानात। काफ़ी होता है इतना। इब्तदाई मंज़र लिखा है। इब्तदाई मंज़र ज़रा सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं, अगर 2-3 लाइनें हो जाएं वैसे ये भी ठीक है तो ज़्यादा अच्छा होता है। मुकालमे में प्रेजेंटेशन के तौर पे सबसे बढ़ के ये नाम जो लिखने होते हैं, फिर आगे अलामत, और अलामत के बाद ये जो आपने मुकालमे लिखे हुए हैं इनकी लाइन का होता है। जैसे इनकी लाइन देखें बिल्कुल सीधी है। आम तौर पर स्टूडेंट्स इधर से शुरू करते हैं तो उनको पता नहीं चलता, लिखते लिखते इधर को लाइन तकरीबन उनकी आ जाती होती है। तो लाइन बहुत डिपेंड करती। इसने की लिखने की कोई चंद एक टेक्निकल सी चीज़ें हैं, उनको अगर समझ कर लिखा जाए
तो मुकालमे में बच्चे जो हैं वो नंबर ले जाते हैं। जैसे ये देखें एक अच्छा क्या कहते हैं उन्वान के मुताबिक हवाला भी दिया गया है, रेफरेंस भी दिया गया है। अगर इसको गौर करें और साथ साथ उन्होंने कोई ख़ास जो लफ्ज़ हैं वो मार्कर से भी लिखे हुए हैं। और यहाँ पे इख्तितामी मंज़र भी है जब मुकालमा उन्होंने ख़त्म किया है। इसकी सफाई देखें और लिखने का अंदाज़। यहाँ पर आगे है पैराग्राफ की तशरीह। सियाक़ो सबाक़ के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह के लिए सारा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे 2 पैराग्राफ दिए होते हैं, उनमें से अलिफ जुज़ वो कर रहे हैं, ये साल लिखें। फिर वो अलिफ जुज़ का उन्होंने थोड़ा सा मेंशन भी किया। हवाला मतन, आगे सबक उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ़, माख़ज़। ये अलामतें अगर इसके आगे लगाई जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ठीक है। सियाक़ो सबाक़ लिखा हुआ है और सियाक़ो सबाक़ में भी उन्होंने कोई चंद एक लफ्ज़ जो है ख़ास मार्कर से लिखे हुए हैं। और आखिर पे उन्होंने लिखा हुआ है ये पैराग्राफ सबक के तकरीबन शुरू से लिया गया है। तो ये आखिर पे अलग से करके लिखा हुआ, उन्होंने तशरीह शुरू कर दी है और साथ दिए हैं हवाले और साथ उनका शायर का नाम भी लिखा हुआ है। ये ज़रूरी होता है लिखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं, लेकिन लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। आमतौर पे बच्चे बिल्कुल भी नहीं लिखते तो आपका पेपर लूज़ पड़ता है। अगर आप टॉपर बच्चे हैं तो आपके लिए ये लिखना फिर बहुत ही ज़रूरी है, लाजमी लिखें। ये तकरीबन एक पेज पे 2 हवाले दिए जाते होते हैं, इन्होंने दिए हुए हैं। ज़रा गौर करें तो देखें किस कदर खूबसूरत और साथ साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सा कुरान पाक की आयत है या हदीस है या क्या चीज़ है वो। और उसके बाद उन्होंने फिर आगे तशरीह ख़त्म की है। तो फिर तलख़ीस निगारी, तलख़ीस निगारी में उन्होंने मुनासिब उन्वान और मुतबादिल उन्वानात भी दिए हुए हैं। तलख़ीस शुदा इबारत और मुजव्ज़ा इबारत लिखी हुई है। बिल्कुल शॉर्ट सा 10 नंबर का ये सवाल होता है। आगे कुल अल्फाज और तलख़ीस शुदा अल्फाज भी ऊपर लिखे हुए। फिर आगे जाके उन्होंने अशार की तशरीह, हिस्सा नज़्म, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। नज़्म के अशार की तशरीह कर लें या हिस्सा नज़्म कर लें। फिर ये ज़्यादातर मैं इसलिए बच्चों को कहता हूँ नज़्म के अशार की तशरीह लिखें, क्योंकि हिस्सा नज़्म लिखते हैं तो नज़्म में नज़्म का खुलासा भी तो हो सकता है। अब नज़्म का उन्वान और शायर का नाम, मफ़हूम लिखा है और फिर आगे तशरीह शुरू कर दी गई है जी। नज़्म के अशार की तशरीह इकट्ठी की जाती है, इसलिए उन्होंने इकट्ठे ही मफ़हूम लिखा है और इकट्ठा ही आगे चलते जा रहे हैं। कोई मार्कर से लफ्ज़ लिखे हुए हैं, बीच में उन्होंने रेफरेंस भी दिए हुए हैं। अब देखें इसकी तकरीबन तवालत भी जो है वो ठीक है, बेहतर है और लिखा हुआ भी। मैं पहले भी आपको कहा कि लिखे हुए से मुराद आपने दुरुस्त या गलत नहीं देखना, बल्कि सिर्फ प्रेजेंटेशन देखनी है। गज़ल के अशार की तशरीह, शायर का नाम शुरू में लिख दिया, शेर नंबर 1, उसका हिंट दिया है, मफ़हूम, और फिर आगे उसकी तशरीह कर दी है। गज़ल के अशार की तशरीह चूँकि अलग अलग की जाती है, इसलिए इन्होंने अलग अलग ही की हुई है। 2 तकरीबन 2.5 सफ़े इन्होंने तशरीह की है। फिर उन्होंने लिखा है शेर नंबर 2, जब सवाल आपका ख़त्म नहीं हुआ तो आप लाइन ना लगाएं। इन्होंने लाइन लगाई हुई है, यहाँ लाइन नहीं लगाना बनती। शेर नंबर 2, आगे उन्होंने शेर का हिंट दिया है, मफ़हूम, और फिर उसकी आगे तशरीह शुरू कर दी है। आप देखते हैं आगे उन्होंने बिल्कुल उसी तरह ही हवाले दिए हुए हैं और अशार की तशरीह की हुई है। हर पेज पे तकरीबन 2 हवाले, साथ मार्कर का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर वही लाइन लगाई हुई है जो नहीं लगानी बनती। शेर नंबर 3, उसका हिंट दिया हुआ है, फिर मफ़हूम और फिर उसकी तशरीह शुरू कर दी गई है। और इसी तरह उन्होंने ये लिखा हुआ है। और आखिरी पेज आप देखें, हर शेर के रेफरेंस साथ दिया हुआ है कि ये शेर है किसका। आम तौर पे बच्चे लिख देते हैं किसी शायर ने कहा था या बकौल शायर। भाई किसी शायर ने, किस शायर ने कहा था, ये तो बिल्कुल ही आपका पेपर लूज़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप बकौल शायर लिखते हैं तो एक आध के साथ लिख दें, बिल्कुल ही लाइन ना लगा दें कि हर शायर के साथ ही बकौल शायर, वो बिल्कुल आपका पेपर लूज़ जाएगा। तो इससे तकरीबन इन्होंने सब अशार के साथ लिखा हुआ है। तो ये एक अच्छी खूबसूरत प्रेजेंटेशन थी पेपर की जो आपके सामने मैंने रखी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप इसके मुताबिक ही लिखने की कोशिश करेंगे। एक नज़र दोबारा दिखा रहा हूँ किस तरह उन्होंने शुरू किए हैं सवालात और फिर सवालात का इख्तिताम कैसे किया हुआ है। गज़ल के अशार की तशरीह है ये, और फिर ये नज़्म के अशार की तशरीह इन्होंने की हुई है जो मैंने आपके सामने रखी है। ख़ास तौर पे जो सवालात की तरतीब है वो पेपर में टाइम बचाने के लिए वो बहुत मैटर करती है। तो
तो जो सवालात की तरतीब मैंने इस प्रेजेंटेशन में आपको दिखाई है वो बड़ी अहम है। सबसे पहले उन्होंने नज़्म का ख़ुलासा लिखा है, फिर दरख्वास्त, सबक का ख़ुलासा और फिर मुकालमा। ये सवालात की जो तरतीब है ये बड़ी अहम होती है। अगर इसको पेश नज़र रख कर लिखा जाए तो आपका वक्त जो है काफ़ी बच सकता है, बल्कि पेजेस की जो तकसीम आप लोग करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पेजेस जो आधे आधे बच जाते हैं वो फिर ज़ाया नहीं होते। ये एप्लीकेशन एक बार आखिर पे देख लें। एप्लीकेशन दरख्वास्त जो है इसमें बच्चे 10 नंबर पूरे ले जाते हैं, लेकिन अगर इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। उम्मीद है कि आपको आज का ये जो मैंने प्रेजेंटेशन रखी है आपके सामने ये पसंद आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह आइंदा भी आपके सामने कुछ और प्रेजेंटेशंस अच्छे से पेपर जो है वो आपको ज़रूर दिखाता रहूँगा।